तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसमें हम जो पाठ पढ़ रहे थे 13वां राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी। तो इसमें हमने कुछ भाग इसका पढ़ लिया था और हमने देखा था कि किस तरह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए, उन्होंने भारत में बड़े बड़े आंदोलन किए और गांधी एक जन नेता बन गए थे। जो गांधी जी का अंतिम बड़ा आंदोलन था वो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो हमने पढ़ा था, याद है ना बच्चों अच्छे से। तो देखिए अब आगे हम जो पढ़ेंगे, साथ ही एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि पिछली कक्षा में हम देखा था कि किस तरह मुस्लिम लीग की एक ही मांग थी कि उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भारत के टुकड़े कर दिए जाए, भारत का विभाजन किया जाए और एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान के नाम से बनाया जाए। ये उनकी मांग थी। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में तो साथ दिया था, लेकिन आगे आने वाले आंदोलनों, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, आंदोलन का विरोध और किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हमने देखा था उसमें तो ब्रिटिश सरकार ने कई सारे प्रस्ताव भेजे थे। हमने देखा था कि लॉर्ड वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी, एक समझौता हो सके मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच, लेकिन नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में भी कहा गया था कि विभाजन तो नहीं किया जाएगा भारत का, लेकिन अल्पसंख्यकों मतलब मुसलमानों के हितों के लिए भारत में ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी कि उन राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सके। और सबसे अंत में लॉर्ड माउंटबेटन ने भी काफ़ी प्रयास किए समझाने के, कांग्रेस के नेताओं से बात की, मुस्लिम लीग के नेताओं से बात की। कांग्रेस की मांग थी कि हम विभाजन नहीं होने देंगे देश का। खुद गांधी जी कह रहे थे विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, और मुस्लिम लीग के नेता कह रहे थे कि अलग पाकिस्तान लेके रहेंगे। सीधी कार्रवाई दिवस भी हुई 16 अगस्त 1946 को। सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई, डायरेक्ट एक्शन दिवस, और पूरे भारत में दंगे शुरू हो गए। और थक हार कर ब्रिटिश सरकार ने, जो गवर्नर जनरल उस समय थे ब्रिटिश सरकार के लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि हम भारत को आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन साथ ही भारत का विभाजन भी किया जाएगा, 2 देश बनाए जाएंगे, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। तो हमने ये भी देखा था कि 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो हम उसी चीज़ को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसी अध्याय में आगे का भाग पढ़ेंगे, आखिरी बहादुराना दिन। गांधी जी के जो अंतिम दिन थे वो हम यहाँ देखेंगे कि गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय जब भारत में इतनी मारकाट मची हुई थी, इतनी हिंसा हो रही थी। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा का साथ दिया, अहिंसा का पालन किया, लेकिन उन्हीं के देश में, उन्हीं के सामने कैसे हिंसा का नंगा नाच हो रहा था, कैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, ये अब हम इसमें देखेंगे। तो देखिए बच्चों, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो जो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश हुआ, उस दिन जो भी उत्सव हुए राजधानी में, उसमें किसी में भी महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। कलकत्ता में क्यों थे? क्योंकि जो सीधी कार्रवाई दिवस के बाद जो दंगे शुरू हुए हिंदू मुसलमानों के बीच, जो मारकाट मची, जो हिंसा शुरू हुई, वो कलकत्ता से ही शुरू हुई थी। और गांधी जी, देखिए कितनी हिम्मत वाले आदमी थे गांधी जी, वो उस हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते थे। वो खुद हिंदू थे, लेकिन वो मुसलमानों के क्षेत्र में भी जाते थे, जबकि हिंदू वहां मार दिए जाते थे, लेकिन वो मुसलमानों के क्षेत्र में जाके अकेले बिना किसी सुरक्षा के वो वहां जाते थे, मुसलमानों को समझाते थे। हिंदुओं के क्षेत्र में जाके हिंदुओं को भी समझाते थे हिंसा नहीं करनी है, मारकाट नहीं करनी है। तो किसी भी उत्सव में वो शामिल नहीं थे, उल्टा वो तो उपवास पर थे। देखिए महात्मा गांधी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे जिस दिन आज़ादी हुई। एक तरफ देश में जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ देश में मारकाट मच रही है। तो महात्मा गांधी इसीलिए आज़ादी के किसी भी उत्सव में शामिल नहीं हुए, वो कलकत्ता में थे और 24 घंटे के उपवास पर और थे। उस दिन वो प्रायश्चित कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में। देखिए उन्होंने इतने दिन जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। मतलब ऐसा तो उन्होंने सोचा भी ना था कि यह स्वतंत्रता इस तरह मिलेगी। जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन ऐसी अकल्पनीय कीमत देनी पड़ी उस स्वतंत्रता के लिए कि देश का विभाजन ही
हो गया था। गांधी जी ने शुरू में तो कहा था कि विभाजन होगा तो मेरी लाश पे से होगा, कांग्रेस ने भी मना किया था, लेकिन थक हार के इन्होंने विभाजन को स्वीकार किया क्योंकि कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। देखिए आगे, उनका राष्ट्र विभाजित था, गांधी जी का राष्ट्र विभाजित था, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, काफी कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए विभाजन को। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पे सवार थे, एक दूसरे की खून के प्यासे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, ये सब चल रहा था भारत में उस समय। उनके जीवनी लेखक, गांधी जी के जीवनी लेखक हैं जी.डी. तेंदुलकर। उन्होंने क्या लिखा है गांधी जी के बारे में, देखिए एक छोटा सा अंश उनकी पुस्तक में से हमने लिया है यहाँ, कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। मतलब देश तो आजाद हो गया, भारत पाकिस्तान 2 देश भी बन गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो मर गए थे, आजादी के बाद भी मारकाट मची हुई थी। इसलिए गांधी जी के बारे में कह रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में गांधी जी लोगों को सांत्वना दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि जो हो गया बंटवारा हो गया, कुछ मर गए, कुछ जिंदा हैं, तो जिंदा हैं वो कम से कम पुराने विवादों को, पुरानी समस्याओं को भुलाकर एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाओ और दोस्ती निभाओ, दोस्ती के संबंध बनाओ, बड़े भाई छोटे भाई की तरह मिलके रहें दोनों देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ऐसा गांधी जी चाहते थे, इसलिए वो शरणार्थी शिविरों में जा रहे थे, अस्पतालों में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनसे जाके शरणार्थी शिविरों में मिल रहे थे, जो घायल थे उनसे जाके अस्पतालों में मिल रहे थे, उनको समझा रहे थे कि दुख की घड़ी बीत गई, अब इस नफरत को अपने दिल से निकाल दो और नए सिरे से शुरुआत करो। आगे देखते हैं, उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाएं तथा शांति से रहने का संकल्प लें। जो हो गया ठीक है, अपनी पीड़ा जो आपको होनी थी वो हो चुकी, अब उसे भुलाओ और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, भाईचारे के हाथ बढ़ाओ और शांति से रहने का संकल्प लें। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी मिलकर रहें। आगे देखिए, कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे को मंजूर देनी पड़ी। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था कि भारत के 2 देश बनने चाहिए, 2 राष्ट्र बनने चाहिए। कांग्रेस ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था कि हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, 2 राष्ट्र नहीं बनने देंगे, लेकिन आखिर में हार के इस विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा था, इतने दंगे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा भारत में मारकाट मच रही थी, तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग सड़ जाता है तो उसे काट के फेंक देना चाहिए, जिससे पहले कि पूरे शरीर में जहर फैले। तो जिस तरह दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमानों के बीच, तो बिल्कुल भारत का एक टुकड़ा दे दो, उन्हें काट के फेंक दो, उनके लिए दे दो, नहीं तो पूरे भारत में ऐसे ही दंगे हो जाएंगे। इसलिए विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। जो गांधी जी कह रहे थे विभाजन होगा तो मेरी लाश पे से, हार के उन्हें भी विभाजन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी देखिए आगे, गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी और नेहरू, इन्होंने कांग्रेस को कहा, कांग्रेस के भाषण देके कांग्रेस के नेताओं को समझाया कि पाकिस्तान जैसा है वैसा ठीक, लेकिन हिंदुस्तान जैसा था वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से सारे मुसलमान पाकिस्तान जाओ, जो यहां पहले रहते थे और अब भी जो रहना चाहते हैं वो रहेंगे, और उन अल्पसंख्यकों, उन मुसलमानों के हितों की रक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसा एक संकल्प पारित किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित, कि कोई मुसलमान अगर भारत में रहना चाहे तो रह सकता है, हम किसी को नहीं भगाएंगे और उसके अधिकारों की, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव था वो देखिए आगे। बहुत सारे धर्मों और बहुत सारे नस्लों का देश क्या है भारत, बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है, और उसे ऐसा ही बनाए रखा जाना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए जैसा भारत था। भारत में सदियों से मिलजुल के रह रहे हैं बहुत सारे धर्म और बहुत सारे समुदाय, उसको वैसा ही रहना चाहिए। संकल्प में ये बात कही गई।
पाकिस्तान में हालात जो भी रहें, लेकिन भारत में क्या रहेगा? भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। भारत देश में सरकार और भारत देश धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का, उसे समान अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसा एक प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया है गांधी और नेहरू के कहने पर। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी और भारत एक कैसा राष्ट्र होगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है वो राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म ना हो या धर्म के आधार पर जो भेदभाव नहीं करता हो, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता हो, ऐसा देश होगा भारत। ये संकल्प पारित किया। इसलिए अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता और भारत में रहता है तो बिल्कुल उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ऐसा कहा गया है कांग्रेस के प्रस्ताव में। गांधी जी लगातार बंगाल में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे कर रहे थे। कई स्थानों पर गांधी जी पर हमले भी हुए, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। गांधी जी बिना सुरक्षा के जो जहां दंगे हो रहे थे बंगाल में, वहां जाते थे, लोगों को समझाते थे। मुसलमानों के दौरे, मुसलमानों के क्षेत्र में भी अकेले जाते थे तो हिंदुओं के क्षेत्र में भी। कुछ मुसलमानों ने भी उन पे हमले किए इसलिए कि वो हिंदू थे, और जब वो हिंदुओं के क्षेत्र में गए तो हिंदुओं ने भी उन पे हमले किए इसलिए कि वो मुसलमानों की खुशामदी करते हैं। वो हिंदुओं को समझाते थे कि ये हमारे भाई हैं, तो हिंदू ही उन पे हमले कर देते थे। इस तरह एक दो हमले भी हुए, गांधी जी की कार के ऊपर बम भी फेंका गया, लेकिन गांधी जी डिगे नहीं, डरे नहीं और उन हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते रहे और जितना समझा सकते थे लोगों को समझाया गांधी जी ने। गांधी जी ने अपने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा था। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यह इच्छा थी, लास्ट में उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया, विभाजित हो गया, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा क्या थी? फिर भी उनकी इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। ऐसी इच्छा थी गांधी जी की। ठीक है, विभाजन हो गया, स्वीकार करना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन अब दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे, हिंदू मुसलमान जहां भी रहे मिलजुल के रहें, ऐसी उनकी इच्छा थी। गांधी जी को विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अभी सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे। बुरी घड़ी जो थी विभाजन के समय जो हुआ वो बीत चुकी है। कम से कम अब तो भारत के लोग सभी धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे। ऐसी गांधी जी की सोच थी, ऐसी गांधी जी की इच्छा थी। लेकिन हमने आज तक उनकी इच्छा को कितना पूरा किया है? आज भी हम धर्म के नाम पे कितने लड़ते हैं, ये सब आपके सामने है। देखिए आगे, उन्होंने यह आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत दो भागों में बंट चुका है, चाहिए देश दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय से हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे। ऐसा मानते थे गांधी जी, ऐसा लोगों को समझाते थे कि हृदय से जुड़े रहो। जी बट गई, सीमाएं बट गई, लेकिन दोनों देश मिलजुल के रहें। बहुत सारे भारतीयों का उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। बहुत सारे भारतीयों, हिंदुओं को ही गांधी जी की ये बातें पसंद नहीं थी कि ये मुसलमानों की कुछ ज़्यादा ही खुशामंदी करते हैं। मुसलमान है ये, एक तरह से मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते थे गांधी जी के ऊपर। और इसी चक्कर में फिर एक दिन दिल्ली में 30 जनवरी 1948 का दिन था और शाम के समय गांधी जी दैनिक प्रार्थना सभा में भगवान की प्रार्थना करके जो रोज करते थे शाम के समय, तो दैनिक प्रार्थना सभा में जब वो जा रहे थे तो फिर एक युवक जिसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। तो गांधी जी की हत्या कर दी गई एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा, एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा, इसलिए कि गांधी जी पे आरोप लगाए जाते थे कि वो मुसलमानों की खुशामंदी कर रहे हैं।
हिंदू सोचते थे कि मुसलमानों को मार दे और मुसलमान सोचते थे हिंदुओं को मार दे, और गांधी जी दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो हिंदू ही इस बात से नाराज हो गए और हिंदुओं ने ही गांधी जी की हत्या कर दी। कब? 30 जनवरी 1948, और इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की श्रद्धांजलि के लिए शहीद दिवस। किसने हत्या की थी? दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और गांधी जी वहीं खत्म हो गए। देखिए आगे, पुणे का रहने वाले गोडसे एक चरमपंथी हिंदूवादी अखबार का संपादक था। हिंदूवादी अखबार का संपादक था। हिंदू विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित था नाथूराम गोडसे। तो देखिए, वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था कि मुसलमानों की खुशामद करता है, ऐसे कहकर अपने अखबारों में लोगों के सामने उनकी निंदा करता था। तो ये बच्चों हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में। तो देखिए बच्चों, कुछ तारीखें हैं जो हमें पढ़नी है, वो यहाँ पे देखिए आप एक बार कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो गांधी जी लगभग 1893 में अफ्रीका गए थे और लगभग 22 वर्ष अफ्रीका में रहे। वहाँ उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो नस्लवादी चल रहा था आंदोलन, उसका नेतृत्व किया। काले लोगों के साथ वहाँ के गोरे अंग्रेज अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और वहाँ आंदोलन किया। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले किया। वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने नस्लवाद जो आंदोलन था, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव करते थे अंग्रेज, उसके विरोध में आंदोलन चलाए, काफ़ी सफल भी रहे। सत्याग्रह के द्वारा वो आंदोलन किया उन्होंने। फिर 1915 में वो भारत लौटते हैं। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें राजनीतिक गुरु माना जाता है गांधी जी का, उन्होंने गांधी जी को कहा कि 1 वर्ष तक आप भारत का भ्रमण कीजिए, भारत को समझिए। फिर 1 वर्ष तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया। उसके बाद घटना आ रही है 1917 चंपारण आंदोलन। उसके बाद गांधी जी को चंपारण, बिहार में जो स्थान है, वहां से एक किसान आके गांधी जी से मिलता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और वो गांधी जी को समझाता है कि चंपारण के किसान बड़े परेशान हैं, अंग्रेज उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं, अगर किसान नहीं करते हैं तो उनसे उनकी जमीनें छीन ली जाती है। गांधी जी चंपारण गए बिहार में, वहां पर किसानों के पक्ष में आंदोलन किया और किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाई। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ध्यान देना, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? 1917 चंपारण आंदोलन। जबकि सत्याग्रह का पूरी दुनिया में पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो अफ्रीका में। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? अफ्रीका में। भारत में सबसे पहले प्रयोग कब किया? 1917 चंपारण में। 1917 में ही फिर गांधी जी खेड़ा गुजरात में एक जगह है, वहां पर उन्होंने 1918 में खेड़ा एक जगह है, वहां पर गांधी जी ने आंदोलन किया। खेड़ा के किसानों की समस्या ये थी कि वहां पर फसल पैदा हुई नहीं थी, अकाल पड़ गया था, लेकिन लगान में कोई कमी नहीं की गई थी। लगान जबरदस्ती वसूल कर रही थी औपनिवेशिक सरकार। तो किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, उनके भी लगान माफ करवाया। साथ ही में इसी समय अहमदाबाद में एक मिल थी, वहां पर मजदूरों ने आंदोलन किया हुआ था, तो गांधी जी ने उनका भी नेतृत्व किया और उनका भी समस्या का समाधान गांधी जी ने किया। ये गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन थे। गांधी जी का पहला जन आंदोलन या अखिल भारतीय आंदोलन जो माना जाता है वो है रोलेट सत्याग्रह। आपको याद है ना, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक सरकार के द्वारा एक कठोर कानून लागू किया गया था भारत में, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। सिडनी रोलेट एक न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह कानून बनाया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय पर अगर अंग्रेजों को या सरकार को शक है कि ये सरकार के खिलाफ किसी षड्यंत्रकारी गतिविधियों में शामिल है तो उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं, और जब तक चाहे जेल में डाल सकते हैं। किसी न्यायालय में उसको पेश नहीं करना है, किसी वकील से उसकी मुलाकात नहीं करवानी है, कहीं भी उसकी दलील नहीं होगी। इसी कानून को कहा था, रोलेट एक्ट कानून को ही, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। और गांधी जी ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया था और भारतीयों से अपील की थी कि हम एक सत्याग्रह करेंगे रोलेट एक्ट के खिलाफ। और इस रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो सबसे ज्यादा कहां हुआ? पंजाब में। तो पंजाब के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया इस आंदोलन में। और अमृतसर, पंजाब में एक जगह है अमृतसर, और वहां पर एक जगह है जलियांवाला बाग।
13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 की बात है कि जलियांवाला बाग अमृतसर में जो है वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे कि आंदोलन आगे कैसे बढ़ाएं। और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के, लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए जगह को, चले जाइए, बिना चेतावनी दिए गोली चलानी शुरू कर दी, सैनिकों को गोली चलाने के आदेश दे दिए और बहुत सारे बेगुनाह भारतीय लोग इसमें मारे गए। ये कौन सी घटना कहलाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है 13 अप्रैल 1919 को। अगला घटनाक्रम है, फिर गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं। 1920 में तो यह आंदोलन शुरू होता है और 1920-21 में आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन। इसी के साथ साथ मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला रखा था, खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों से लड़ें, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ चलाने की बात कही थी और फिर एक साथ ये चला भी। अगला है 1928 में बारदोली किसान आंदोलन होता है। बारदोली एक जगह है गुजरात में, वहां पर आंदोलन हुआ। इस समय गांधी जी इस आंदोलन में खुद नहीं गए थे, लेकिन आशीर्वाद था गांधी जी का इस आंदोलन के साथ और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। लाहौर में पहली बार अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य घोषित किया था कि अब हम जो आगे लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से, कांग्रेस जो आगे लड़ाई लड़ेगी उसमें क्या लक्ष्य होगा उनका? पूर्ण स्वराज या पूरी आज़ादी प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। 1930 में फिर गांधी जी क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं क्योंकि नमक कानून के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। और ये आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक यात्रा की थी। वो कौन सी थी? दांडी यात्रा या दांडी मार्च। और जैसे ही दांडी मार्च खत्म होगा 12 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल से ही कौन सा आंदोलन शुरू हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में फिर होता है गांधी इरविन समझौता। ये भी हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब भाग नहीं लिया तो फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता किया कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएं। इसलिए होता है ये गांधी इरविन समझौता। साथ ही 31 में पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया था 30 में तो, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर 31 में हो गया था। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और 1932 में एक श्वेत पत्र, 1932 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। कुछ निर्णय लिए गए थे और उनके आधार पर फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और सीमित प्रतिनिधि सरकार का गठन किया गया। एक नया संविधान भारतीयों के लिए बनाया गया था 1935 में। 1939 में फिर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारतीयों से बिना समर्थन लिए, भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारतीयों को भी युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो राज्यों में थे उन्होंने सबने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। 1942 में गांधी जी ने चलाया भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त में शुरू हुआ, इसलिए अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली, ये बंगाल में पड़ता था, आजकल जो बांग्लादेश कहते हैं वहां, तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं, वहां जाते हैं। और हमने पढ़ा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी दिल्ली में। तो ये हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में पूरा पाठ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।